हाँ तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक था, हम जीओसी के अंदर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका जीओसी पार्ट आना चाहिए। आप ग्रेजुएशन से मास्टर में आए हो तो ये एक इन दोनों के बीच की कड़ी है जिसको जुड़ना आवश्यक है। और इस जीओसी के अंदर हमने पढ़ लिया था, डिस्कशन किया था हमने, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। हम बात कर रहे थे रेजोनेंस की, इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की। किसके ऊपर चर्चा चल रही थी? हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर चर्चा चल रही थी। अब हम डिस्कशन करेंगे किसका? रेजोनेंस का। आप देख रहे थे ना, सारे इफेक्ट की इंडक्टिव इफेक्ट को आई से डिनोट कर रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन को एस से डिनोट कर रहे थे, तो वैसे ही रेजोनेंस को हम आर से डिनोट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रेजोनेंस। जीओसी के अंदर आज हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? रेजोनेंस के ऊपर। तो आप मेंशन कीजिए रेजोनेंस। आई बात समझ में? अब आप ग्रेजुएशन के अंदर इसको अनुनाद के नाम से पढ़ के आए हो, ठीक है ना? हिंदी के अंदर अनुनाद आपने पढ़ा होगा, आज आपको इसको याद करना पड़ेगा, रेजोनेंस। ठीक है? इस रेजोनेंस के बारे में ये कह दूं मैं आप लोगों को कि कहीं पे भी आप यदि किसी की स्टेबिलिटी देख रहे हो, स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं लग रहा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जो स्टेबिलिटी आती है वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा आती है। क्योंकि जब आप तीन इफेक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पर ये, जैसे हम पढ़ते हैं इन जनरल अपनी सोसाइटी के अंदर, हम बात करें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नाम लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जो इफेक्ट रेजोनेंस का इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है और फिर इंडक्टिव इफेक्ट का। तो मान लीजिए आपने किसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले वहाँ देखोगे रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अभी आप देखते कैसे आ रहे थे कि सबसे पहले मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, तो आप पहले इंडक्टिव इफेक्ट समझिए, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। आज मैं जब आपको रेजोनेंस पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में आप इसको किस वे में कहीं पे भी चेक करोगे, कोई भी चीज़ तो किस वे में करोगे? पहले रेजोनेंस को चेक करोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अरे बस समझ में? अब रेजोनेंस के लिए क्या कहा गया है कि कहीं पे भी जो रेजोनेंस है उसकी एनर्जी देखो। आई बात समझ में? कि मैं रेजोनेंस के बारे में एक छोटी सी बात आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भी आप रेजोनेंस चेक कर रहे हो, एक सेकेंड, रेजोनेंस आप जब चेक कर रहे हो तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, किसी भी रिंग की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। हम डिस्कशन करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर भी, यानी कि उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उस कंपाउंड की क्या होगी? स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। किसी कंपाउंड में यदि रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यदि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। यदि उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। आई बात समझ? तो यहाँ पर ये लाइन के बाद आप मेंशन करोगे कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेज, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेज, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेज, एरोमेटिसिटी also increases। Resonance energy per ring increases, aromaticity also increases, so stability of this compound also increases। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेज, आप ऐसे कह सकते हो रेजोनेंस एनर्जी, ऐसे मेंशन कीजिए जो
सारा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाए। पर रिंग इंक्रीजेज तो उसकी एरोमेटिसिटी भी क्या होगी, उस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगी तो साथ साथ में क्या होगी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस कंपाउंड की फिर हाफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो एक कॉन्सेप्ट से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। एक बार इसको बनाइए, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेज, एरोमेटिसिटी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, हाफ लाइफ इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। बना लीजिए एक बार इसको। आगे बात समझ, यस है ना। आगे चलिए अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए रेजोनेंस के लिए। लिखिए रेजोनेंस वर्क, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर मैं कंप्लीट समझाऊंगा। रेजोनेंस वर्क वाया डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। रेजोनेंस वर्क वाया डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेजोनेंस वर्क वाया डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। थर्ड स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, कंपाउंड पजेज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। कंपाउंड पजेज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। कंपाउंड पजेज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। इस स्टेटमेंट को यहीं समझा देता हूँ मैं। कंपाउंड पजेज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। जैसे तुम्हारे पास में ये एसिटिक एसिड है, समझना बात को, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। यहाँ से आपने H+ बाहर निकाल दिया तो ये तुम्हारे पास में बन गया एसीटेट, O-, ये क्या बन गया, एसीटेट। तो यहाँ पर देखना, ये जो एसीटेट है उसके अंदर ये जो नेगेटिव है ये यहाँ मूव कर गया तो ये यहाँ आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यदि डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये डबल बॉन्ड वाला क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। और रेजोनेंस का साइन क्या होता है, ये आई बात समझ में। इसको रेजोनेंस को इससे डिनोट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त। तो तुम्हारे पास में क्या हो गया, O- डबल बॉन्ड O। आप क्या देखोगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्स्ट एंड जो सेकंड है ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, ऐसी स्ट्रक्चर कहीं पे भी यदि मिलती है तो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा स्टेबल होती है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तभी तो आपको ध्यान हो तो वो क्या कहता है, कई बार आपके पास में ये क्वेश्चन जरूर आया है कि जो फिनोल है वो एसिटिक एसिड से कम एसिड होता है, या मैं कह दूं कि एसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन द फिनोल। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन यही दिया जाता है कि जब इसका फिनोक्साइड बनता है
तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है, जबकि इस केस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मतलब स्टेबल होती है, इस वजह से उसका एसिडिक नेचर होगा वो ज़्यादा होगा, इसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो ये बना लीजिए एक बार आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप निकालोगे कैसे, पर स्टेटमेंट तो मेंशन कीजिए। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। More stable resonating structure contribute more in the resonance hybrid। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर हम देखेंगे कि तुम्हारे पास में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और उसमें देखेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो भी चेक करना आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते होंगे तो वहाँ पर एक उसका हाइब्रिड बनता है। उस हाइब्रिड में जो करैक्टर ज़्यादा किसके होंगे, वो होंगे कि जो आपने इमेजिनरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाई है, जो आपने इम्यूनाइजेशन किया है, उसके अंदर जितनी ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल रही है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। ये भी समझाएंगे आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, रेजोनेंस वर्क ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। रेजोनेंस वर्क ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन विथ इक्वल इंटेंसिटी। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, अपने भेजे में बैठा लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। रेजोनेंस वर्क ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन विथ इक्वल इंटेंसिटी, it never work at meta position। रेजोनेंस कभी भी मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करेगा। इट नेवर वर्क एट मेटा पोजीशन। इस लाइन को भी समझिए यहीं पे। जो जो चीज़ें यहाँ समझा सकता हूँ मतलब स्टेटमेंट के साथ में, वो चीज़ें मैं यहाँ समझा दूंगा, और जिनको स्टेटमेंट के साथ में नहीं समझा सकता वो आगे आएंगी चीज़ें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिनोल लिया, आपके सामने ये है फिनोल, और इस फिनोल में ये चीज़ आपको समझनी होगी। एक बात आई बात समझने, साइड में कहीं पे भी ये चीज़ भी बना लीजिए कि तुम्हारे पास में यदि कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन पे यदि ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हिप्सो पोजीशन। आज से पहले नहीं पता होगा, आज पता होना चाहिए। इस जी के रेस्पेक्ट में
ये जो पोजीशन है इसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, ये भी ध्यान रखना। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। और ये जो पोजीशन है इसे बोला जाता है पेरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोला गया है? पेरा। एक बार ये भी डिनोट कर लीजिए अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी समझा देंगे कैसे रेजोनेंस होता है। यहाँ पर ये जो OH है, इस OH के पास में 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। और इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या करता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी देखते हैं। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे? शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर? सबसे पहले तो ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो इनके बीच का जो साइन होगा इसको इससे डिनोट करेंगे। और इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे कि जो ये लोन पेयर है यदि एरो के थ्रू यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। अब मुझे एक बात बताना, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होते ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि भैया उसका लोन पेयर क्या किया है? बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ है ना, तो वहाँ तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब यदि ये डबल बॉन्ड क्या है? एरो के थ्रू कार्बन के ऊपर जा रहा है तो यहाँ ये आएगा नेगेटिव साइन। तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा? ये जो नेगेटिव है ये क्या चला जाएगा? इस रिंग के अंदर जाएगा, इस डबल बॉन्ड में। तो यदि नेगेटिव ऐसे रिंग में जा रहा है तो ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ रहा है तो ये क्या बनाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं अपन। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर से वही अपने को प्रोसेस करना है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। और इसको करने के बाद में आपको देखना वो सारी बात समझ में आ जाएगी जो उसने बोली है। देख लीजिए, ये रेजोनेंस ऑर्थो एंड पेरा मतलब जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है? आप देखिए, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे आ रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है? ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं आ रहा। तो आप ये देख सकते हो इक्वल इंटेंसिटी के साथ में ये ऑर्थो एंड पेरा पे आ रहा है। तो रेजोनेंस कहाँ वर्क कर रहा है? ऑर्थो एंड पेरा पे। मेटा पे तो लग ही नहीं रही, मेटा पे आता ही नहीं। तो रेजोनेंस कभी भी मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखना, ये बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क एट ऑल पोजीशन
Inductive effect work at all position with different intensity. Inductive effect work at all position with different intensity. With different intensity. Inductive effect work at all position with different intensity. विथ डिफरेंट इंटेंसिटी। और देखिए कैसे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, सपोज दैट कि तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई ग्रुप है, ये कोई जी ग्रुप है और इस जी ग्रुप का क्या लग रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो वर्क कैसे करता है, वाया द सिग्मा बॉन्ड। ये ओनली अट्रैक्शन करता है, यहाँ डीलोकेलाइजेशन होता है रेजोनेंस के अंदर। वो तो ओनली क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो ये यदि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ध्यान देना कैसे खींचेगा, वाया द सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है ये ऐसे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा भैया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा, फिर इसको खींचेगा, फिर इसको खींचेगा। तो इसका जो इफेक्ट लग रहा है वो पेरा पे तो आते आते बहुत कम हो गया, इस हिप्सो पोजीशन पे बहुत ज़्यादा है, फिर ऑर्थो पोजीशन पे कम है, फिर मेटा पे और फिर पेरा पे। तो इसका जो ऑर्डर होगा इंडक्टिव इफेक्ट का वो होगा हिप्सो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो पे, फिर किस पे, मेटा पे, और फिर किस पे, पेरा पे तो सबसे कम होता है। ये जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या है, पेरा पे जाते जाते तो सबसे कम होता है। ऐसा केस यदि तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का होता कि यहाँ पर ये जो जी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, तो देखिए कि ये इस पे तो बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो देता ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई बात समझ, विड्रोवल क्या करता है, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, ओ सॉरी शक्तिमान, एक सेकेंड, चलो रिलीजिंग तो देता है ना, ये उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देता है, खींचता नहीं है, ये देता है। और विड्रॉइंग होता है वो क्या करता है, खींचता है। इन दोनों केस में बना लीजिए ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है। बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ये की पॉइंट हो गया रेजोनेंस के लिए। अब मेंशन कीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस।
पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, देखना रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, और इसमें फर्स्ट मेंशन कीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट डबल बॉन्ड is in conjugation with with positive charge. डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कहीं पे भी कॉन्जुगेशन लगाना हो तो डबल के बाद में सिंगल, और फिर जब यहाँ पर कोई भी चीज़ रीड की जाएगी तो इसे बोलेंगे ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन पे है। तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है यही चेक करते हैं हम। इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है देख लीजिए, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब क्या है, ये sp2 है, ये भी क्या है sp2 है, और ये भी क्या है sp2 है। दैट मीन्स अब यहाँ पर रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आई बात समझ में? और पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम्हारे पास में यहाँ जो रेजोनेंस होगा उसका साइन क्या हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी। ये वेकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इस पॉजिटिव वाले की तरफ। जैसे ही शिफ्ट होंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ? तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। बना लो एक बार इसको। बना लिएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, डबल बॉन्ड is in conjugation with negative charge। है बात समझ? तो यहाँ पर इस केस के अंदर भी क्या होगा कि ये जो तुम्हारे पास में नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे प्रेजेंट है ये भी sp2 है, क्योंकि ये नेगेटिव तो क्या है, किस में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये कॉन्जुगेशन में है। ये लीजिए, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी देखिए, डबल बॉन्ड इज इन conjugation with free radical या odd इलेक्ट्रॉन।
विथ फ्री रेडिकल। यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फ्री रेडिकल यदि प्रेजेंट है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये है रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होगा कि ये हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये भी रेजोनेंस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक का बना लीजिए एक बार, और स्टेटमेंट बनाएंगे अब। समझ में आ गया होगा, बना भी लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। 3 स्टेटमेंट हो गए, 4th स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ये लीजिए, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे कि सपोज दैट ये यहाँ पे आ जाए तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये भी एक रेजोनेंस हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, लोन पेयर। ये तो सारी चीज़ें आज तक पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, ये कई बच्चों ने नहीं पढ़ रखी होगी जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, ऐसा केस समझना आप लोग कि ऐसा केस कब आ सकता है। यहाँ पर देखिए, लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, ये पॉजिटिव, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन पोजीशन। भाई किसी की भी अपन बात कर रहे हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये भी हो सकता है तुम्हारे पास में केस, ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ, और नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होते ही उसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर 3 और नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड होते ही उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बना लीजिए एक बार।
ये पॉसिबिलिटी हो गई भाई, ये रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो गई। बना लो एक बार इसको। बना लिया होगा यहाँ तक का। अब मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नया टॉपिक होगा। ये आपने पॉसिबिलिटी देख ली। अब मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद में मैं थोड़ा सा उनका मेरे बिहाफ पे एक चार्ट बना दूंगा। मैं तो इसी से देखता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा थ्योरेटिकल भी आना चाहिए। मास्टर्स के अंदर क्या है कि आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। मास्टर्स का मतलब ही वही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए 1 by 1। अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिखना, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें एक्सेप्शन है, वो देखिए एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है। ये तो चीज़ आप ध्यान रखना जो मैंने लिखवाया है। क्या लिखवाया? अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो देखिए क्या है एक्सेप्शन। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए, ये अनचार्ज है, ये इस तरफ चला गया, शिफ्ट हो जाए। इसी तरफ क्यों हुआ ये भी बाद में समझा दिया जाएगा जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे। ये भैया, तो कहने का मतलब इन दोनों के अंदर जो आपका स्टेटमेंट था वो तो ये था कि अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस इस केस में ये जो दोनों स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकेंड, इनमें ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? मोर स्टेबल है। ये एक्सेप्शन अभी है, मोर स्टेबल है। वो जो बात बोली है वो ये जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये दोनों जो रिंग है वो क्या है? एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इस केस में ऐसा डिफाइन नहीं है।
इस वजह से ये इसमें रहना ज़्यादा प्रेफर करेगी। फर्स्ट तो ये, सेकंड केस ये है अभी। इसमें भी ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, लेकिन ये होगी मोर स्टेबल। क्यों होगी? क्योंकि इसमें दोनों रिंग, ये भी एरोमेटिक है, सॉरी क्या कर दिया, नेगेटिव यहाँ आएगा पॉजिटिव यहाँ आएगा। ऐसा क्यों होगा ये भी इस बात में समझा दिया जाएगा जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे, ठीक है ना। चार्ज वाले ही ज़्यादा स्टेबल आ रहे हैं। थर्ड केस देखिए, ये केस देखिए, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। आई बात समझ में? तो इस केस में ये मोर स्टेबल है। तो ये जो तीन केस आपने देखे हैं वो एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसके रेफरेंस में। ये बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसमें सेकंड स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इफ नंबर ऑफ या इफ मोर देन वन, इफ मोर देन वन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, देन इसमें देन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, देन इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट लगाइए, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज।
स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। सेकंड के अंदर आपने सेकंड स्टेटमेंट में आपने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। मान लीजिए अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, सेकंड स्टेटमेंट तो वो का वही रहेगा, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट मतलब सेकंड के अंदर सेकंड स्टेटमेंट डालिए आप, और वो क्या है, ईच एटम फॉलो ऑक्टेट रूल, ईच एटम फॉलो ऑक्टेट रूल, OCTAT, ऑक्टेट रूल, OCTAT, ईच एटम फॉलो ऑक्टेट रूल। मान लीजिए अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तो फिर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो करना, डिस्टेंस शुड बी लो, डिस्टेंस शुड बी लो इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। डिस्टेंस शुड बी लो इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस शुड बी लो इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जिसमें ऐसा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिस्टेंस शुड बी लो इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप फोर्थ स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज लाइज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए जो बातें इसने बोली है उसके बिहाफ में मैं आपको स्टेबिलिटी सिखाता हूँ। और स्टेबिलिटी क्या सिखाया है कि मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है NO2 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो इसको समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो NO2 है वो हो सकता है ऐसे मेंशन हो और हो सकता है वो ऐसे मेंशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये मेंशन कैसे है। आई बस इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, तो ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग ये जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपको ध्यान देना होगा। आई बात समझ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉनों को लेता है अपनी तरफ, तो यहाँ से ये जो रिंग के डबल बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है, एक से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बना रहा है, फिर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, फिर क्या हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ, आए बस में। अब यहाँ पर ये बना लीजिए, इसको नंबरिंग कर लीजिए, ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो पहला स्टेटमेंट, अब ध्यान देना यहाँ पे स्टेटमेंट जिस भी यहाँ पे बोला गया है वो का वो यहाँ फॉलो करोगे। बोलिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज। देखो अनचार्ज कौन कौन है यहाँ पर, फर्स्ट एंड जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो अनचार्ज है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि फर्स्ट एंड जो फिफ्थ है उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी और ज़्यादा भी होगी। अब बच्ची क्या इतनी, एक, दो और तीन। फिर बोलेंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। आप देखो इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सब में सेम होंगे, सब में सेम है, काउंट कर लो चाहिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी, ये जो रिंग के हैं यहाँ पे भी सब सेम है। फिर बोलेंगे ऑक्टेट रूल, ईच एटम फॉलो ऑक्टेट रूल, सब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं सब में। जैसे कोई भी एटम, जैसे इस एटम की बात करूँ, ये इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, उसमें भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। फिर बोलेंगे चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्या मिलना चाहिए, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिस्टेंस शुड बी लो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कहाँ कहाँ है ये पॉजिटिव, देखो 1 2 3 4 कार्बन पे मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे मिल रहा है। तो चार्ज सेपरेशन कहाँ मिल रहा है अपने को, पास में यहाँ पे, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस किस में मिल रही है, सेकंड एंड फोर्थ में। तो सेकंड और फोर्थ क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लास्ट में बचा कौन, थर्ड। ये लोग ये स्टेबिलिटी निकालने का तरीका है। और भी खूब सारे क्वेश्चन और करवाएंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले तो ये बना लीजिए, और आ रहे हैं क्वेश्चन तो और करवाएंगे। बना लीजिए भैया इसको फटाफट। बना लिया होगा। और देते हैं एग्जाम्पल और सोल्व कीजिए, जिससे क्लियरिटी आएगी आप लोगों में। भाई एक एग्जाम्पल से तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारे तो भेजे में बैठ जाएगी। 2-3 एग्जाम्पल जब सोल्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। जैसे यहाँ पर है ये फिनॉल, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। ये यहाँ गया, ये यहाँ आया।
अनचार्ज कौन से हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ अनचार्ज हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिनिमम डिस्टेंस पे किस में है, सेकंड और फोर्थ में। तो सबसे कम स्टेबल है थर्ड। ये जो ऑर्डर होगा वो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ले लो, सब में यही चलेगा, एक बार बना लीजिए। अब यहाँ पर कुछ नए एग्जाम्पल आप लोगों को लेने होंगे। बना लिया होगा। देखिए नए एग्जाम्पल देखिए, भाई और भी नए एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से समझ में आएगी, हर चीज़ की क्लियरिटी वहीं नजर आएगी। देखिए कैसे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलो भैया अपना रूल, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है उसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। फर्स्ट देखिए अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज। अनचार्ज है क्या, यहाँ पे कोई नहीं है। फिर देखिए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, यस यहाँ पे चेक कीजिए। इस OH के बीच में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखना, सब देख भाई, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो यहाँ तक। ये जो रिंग है देखो, इसको देखना कैसे है भाई, ये और ये पार्ट तो सब सेम है ना, तो यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस वाले पोर्शन में कोवलेंट बॉन्ड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी बच्चे को करनी है तो वो कर सकता है, बाकी से यहाँ तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं ना। आई बात समझ में? तो अब ये बुरा सा बन गया है, इसको वापस से सही बनाते हैं। भाई करना चाहते हो कर लो, काउंटिंग तो वही आएगी फिर। तो ये वाला पोर्शन जब सेम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। भाई और तो सब सेम है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे। बना लीजिए, ये जो छोटी छोटी रीजनिंग सिखाऊंगा तभी तो चीज़ें आएगी तुम लोगों को।